हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए यू टेट 2026 के लिए थ्योरी चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारे पास जो थ्योरी रहने वाली है वो लेव वाइगोस्की की थ्योरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इनकी थ्योरी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक है, मार्क कर लेना, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए थ्योरी आपकी काम करेगी आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखना। इन्फोग्राफिक्स की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ काफ़ी इजी तरीके से, और उस चीज़ पर बात करेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है भाई। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, वो चीज़ पर बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की लेव वाइगोस्की की थ्योरी चैप्टर को। और ये सारे नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट कर लेना। ये है टेलीग्राम का लिंक, शिक्षा फॉर नौकरी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट ये पेड नोट्स रहेंगे, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं लेव वाइगोस्की की थ्योरी। इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी वो करी थी पियाजे की थ्योरी। तो पियाजे की एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पियाजे की थ्योरी किस चीज़ पर बेस्ड करती है। संज्ञानात्मक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है भाई? पियाजे के द्वारा दी गई है। और इसमें कितने स्टेजेस पर बात करते हैं पियाजे? 4 स्टेजेस पर बात करते हैं। अब पियाजे के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे पास, वो हैं लेव वाइगोस्की की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो कौन सी थ्योरी कहलाती है? कि सोशो कल्चर थ्योरी। अब सोशो का मतलब क्या है? यहाँ पर सोशो का मतलब है सोशल, सामाजिक, और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक जो थ्योरी है वो किसने दी है? लेव वाइगोस्की ने दी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो कॉग्निटिव लेव वाइगोस्की क्या बोलते हैं? जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके थ्रू होता है भाई? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक अंतःक्रिया, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया को हम क्या बोला जाता है यहाँ पर? सोशल इंटरेक्शन बोला जाता है। कि जब बच्चा जो है समाज के साथ में, समाज के साथ में अंतःक्रिया करने का मतलब क्या होता है? घुलता मिलता है, समाज में उठना बैठना जिसको हम बोलते हैं, वार्तालाप बोलते हैं। जो अपने फ्रेंड्स, जो बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, या फिर क्लासमेट्स हैं, या फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, ये सारे के सारे क्या है भाई? ये समाज का एक अंग है, समाज के एक पार्ट है। जब बच्चा इनके साथ में वार्तालाप करता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतःक्रिया करना बोलते हैं। तो वही बोला गया है कि जो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके थ्रू होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के थ्रू होता है। ये किसने कहा? लेव वाइगोस्की ने। और पियाजे ने क्या बोला था भाई? पियाजे ने बोला था संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है? 4 चरणों के माध्यम से होता है। वो 4 चरण क्या थे वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जाकर देख लेना, लिंक मैं आई सेक्शन में भी लगा दूंगा, वहां से भी आप जाकर पियाजे की थ्योरी को देख सकते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है भाई? लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो मेन जो पॉइंट है जहां से आपके थ्योरी में क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बोलते हैं? सामाजिक अंत्यक्रिया। जो अभी अब मैंने आपको समझाया सामाजिक अंत्यक्रिया, आपको क्लियर हो गया होगा। जो सोशल इंटरेक्शन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोशल इंटरैक्शन। ठीक है भाई। सोशल इंटरैक्शन के माध्यम से बच्चा सीखता है, प्लस जो उसका कल्चर होता है, जो उसका समाज होता है, जो उसकी संस्कृति होती है, इन दोनों को मिलाकर जब बच्चा लर्न करता है तो क्या हो जाता है? उसका कॉग्निटिव विकास होना शुरू हो जाता है। ये कौन बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो ये बोलते हैं भाई लेव वाइगोस्की। अब कैसे कैसे होता है वो हम आगे इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। मेन सार आपको समझ में आ गया है कि जो वाइगोस्की कह रहे हैं कि सीखना क्या है भाई? एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लेना नोट्स में। कि सीखना क्या है? एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ये कौन बोलते हैं? वाइगोस्की बोलते हैं। और सीखना कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया का, प्लस जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, उससे मिलकर जब बच्चा सीखता है तो उसमें कैसा डेवलपमेंट होता है? संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट होता है। तो देखो यहाँ संस्कृति का क्या है? अर्थ निर्मित क्या है? कि भाई प्रकृति या प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो संस्कृति होती है ना, वो क्या करती है भाई? यहाँ पर हमारे पास जो कल्चर होता है वो मेन भूमिका निभाता है, मेन रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में संस्कृति भी एक मेन रोल
प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पर वाइगॉस्की ने समाज को संस्कृति के साथ में जोड़कर बताया है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो अब सिद्धांत, जो वाइगॉस्की के 3 मुख्य आधार हैं, जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं भाई। पहला आपके पास कौन सा आता है भाई, संज्ञानात्मक विकास में जो इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहां से भाई क्वेश्चन बनता है वो चीज देखो आप। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा, ये चीज ध्यान रखना। देखो भाई संज्ञानात्मक विकास आपका पियाजे के द्वारा है, बट हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वाइगॉट्स्की के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, तो उस डिफरेंस को जो है भाई हमेशा मेंटेन करके चलना है कि डिफरेंस क्या होता है वाइगॉट्स्की में। इसीलिए मैं साथ साथ आपको पियाजे भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के द्वारा क्या किया गया भाई, पियाजे के द्वारा 4 चरण दिए गए हैं, वो चरण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाइगॉस्की के द्वारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास किस टर्म्स में होता है, जेडपीडी की टर्म्स में होता है, एमकेक्यू के टर्म्स में होता है और स्कैप फोल्डिंग के टर्म में होता है। आप कहोगे सर ये तीनों चीजें क्या हैं, अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले इन टर्म्स को आपको याद कर लेना है कि भाई जेडपीडी सीखने का निकटवर्ती क्षेत्र, मोर नॉलेजेबल अदर, एमकेओ स्कैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी सहायता, टेम्परेरी सहायता इसको आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये हो गई बात क्लियर। अब आगे इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि भाई जेडपीडी क्या है। देखिए, संभाव्य विकास का क्षेत्र या फिर सीखने का निकटवर्ती क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। किसके सीखने का क्षेत्र भाई, चाइल्ड के, बच्चे के सीखने का जो समीपवर्ती क्षेत्र होता है भाई, एक कैपेसिटी होती है हर एक बच्चे के सीखने की। ठीक है, अब जो बच्चा है सपोज करो वो 3 से 4 साल का बच्चा है, तो उसके सीखने का एक कोई ना कोई दायरा होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ना वो सारी चीजें समझ सकता है इस एज में। जो 3 से 4 साल का बच्चा है, अगर मैं उसको 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊं, ऐसे आप समझ लो 9th क्लास की अगर मैं फिजिक्स के लॉज या न्यूटन्स के लॉज अगर मैं उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो क्या वो 3 से 4 साल का बच्चा सीख जाएगा? नहीं। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उसके सीखने का एक दायरा है, उस दायरे से ये बाहर की चीज हो गई। तो इसी को हमने क्या बोला है, जेडपीडी। जब आप जेडपीडी से मैं बाहर की बात कर रहा हूं, तो इसको तो बच्चा वैसे ही नहीं सीखेगा। ठीक है, बच्चा क्या सीखेगा, जो उसके दायरे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है संभाव्य विकास का क्षेत्र, जिस दायरे में रहकर बच्चा सीख सकता है। अब यहां से सीखो, मैं बिना मदद के कर सकता हूं, ये कौन बोल रहा है, सपोज एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं किसी भी कार्य को बिना मदद के कर सकता हूं, तो ये एक क्षेत्र हो गया, इसको ध्यान देना, ये एक क्षेत्र हो गया। अब इससे बाहर निकलता है बच्चा, वो क्षेत्र में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से कर सकता हूं। जैसे बच्चा जो है जब घर पर होता है तो बहुत सारी प्लेइंग एक्टिविटीज खुद ही कर लेता है, तो आप ये क्षेत्र समझ लो। जब बच्चा घर से स्कूल में जाता है, ये येलो क्षेत्र जो देख रहे हो, सपोज ये हमारा स्कूल का एक क्षेत्र है। तो अब क्या हुआ, वो घर से बाहर निकला है, तो स्कूल में क्या मिलेगा बच्चे को, एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन मिलेगा, और ये किसके द्वारा मिलेगा, ये टीचर्स के द्वारा मिलेगा। ठीक है, तो यहां बच्चा जो है खुद भी सीख रहा है और साथ में उसका मार्गदर्शन कौन कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं। मोटिवेट कौन कर रहा है, उसको टीचर कर रहे हैं, और इनकी हेल्प से जब बच्चा सीख रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, ये सारा हो गया आपका जेडपीडी। अब जेडपीडी से ये तीसरा, एक स्टेज आपकी ये हो गई, एक स्टेज आपकी ये हो गई, और एक स्टेज आपकी ये हो गई, मैं अभी नहीं कर सकता, जो भी मैं बता रहा था, ये हो गया आपका जेडपीडी से बाहर का एरिया। ये इतना एरिया येलो तक क्या है, जेडपीडी है। जेडपीडी से बाहर का एरिया, जैसे अगर मैं किसी भी बच्चे को कोई भी थ्योरम पढ़ानी शुरू कर दूं, या केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं, फिजिक्स के लॉज पढ़ाना शुरू कर दूं, तो ये अभी बच्चा नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सीखने के क्षेत्र से बाहर की प्रक्रिया हो गई। ये क्या बोलते हैं भाई, वाइगॉस्की बोलते हैं, वाइगोस्की बोलते हैं। तो ये क्या कहलाया हमारा, जेडपीडी। बात क्लियर हो गई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर है। क्लियर हो गई बात। जेडपीडी क्या है भाई, शिक्षार्थी की जो भी वर्तमान, जो प्रेजेंट में बच्चा जानता है, और जो टीचर्स उसको सिखा सकता है, किसकी हेल्प से, मार्गदर्शन की हेल्प से बच्चे को सिखा सकता है, मोटिवेट करके जो बच्चे को सिखा सकता है। और तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका, जेडपीडी कहलाएगा। ठीक है, इसके बीच का अंतर क्या है, जेडपीडी है, और इससे बाहर क्या हो जाएगा, जेडपीडी नहीं होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, जो जेडपीडी में आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब जेडपीडी को देखो, पहले हम, ये रहा जेडपीडी का एक एक डायग्राम, आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश में है, उधर मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ कि जेडपीडी क्या है, व्हाट आई अलोन कैन डू, जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं, एक ये हो गया। और मैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स,
मैं क्या कर सकता हूं, तो ये हो गया आपका व्हाट आई कांट डू येट, जो मैं अभी नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, ZPD से बाहर की बात हो गई। तो लर्निंग हैपन्स एग्जैक्टली हेयर जस्ट बियॉन्ड द करंट एबिलिटीज, कहने का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे के अंदर करंट एबिलिटी हैं उसके अकॉर्डिंग ही तो बच्चे के अंदर लर्निंग होगी, यानी कि जो बच्चा सीख सकता है स्वयं से तभी तो वो लर्निंग करेगा। व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ZPD बोल रहे हैं कि भाई निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो क्या है, येलो वाला पार्ट है, और जो ये रेड है इसमें अभी बच्चा जो है सीख नहीं सकता। व्हाट आई कांट डू, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, जो मैं नहीं सीख सकता वो इस क्षेत्र में आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात भाई। जो मैं कर सकता हूं वो ग्रीन वाले पार्ट में है, जो मैं हेल्प से कर सकता हूं जिसको हम बोल रहे हैं किसकी हेल्प से, ZPD, ये आपका येलो वाले पार्ट में आ गया। जो मैं नहीं कर सकता वो रेड वाले पार्ट में आ गया। आई होप आपको ZPD बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना भाई कैसा लग रहा है आपको ये तरीका पढ़ाने का। और इसी तरीके से हम यूटेट की पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको MCQs प्रैक्टिस सेट में MCQs कराऊंगा तो वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अब आता है नेक्स्ट जो है, जो तीसरा मैंने बोला था सिद्धांत, MKO। MK का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मोर, K का मतलब होता है नॉलेजेबल यानी कि ज्ञान, मोर नॉलेजेबल, और ओ का मतलब अदर्स यानी कि अन्य। तो ये उसकी जो डेफिनेशन हो गई MKO की, अधिक जानकार अन्य इसको बोला जा सकता है। अब ये क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति या उपकरण जिसकी समझ या क्षमता शिक्षार्थी से अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, MKO बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षार्थी से या जो चाइल्ड से ज्यादा क्या रखता है भाई, समझ रखता है, नॉलेज रखता है, वो क्या कहलाता है, MKO कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा स्टूडेंट बीच में खड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट का जो ज्ञान है उससे जो ज्यादा ज्ञान के लोग कौन है, जैसे आपका शिक्षार्थी हो गए, शिक्षक हो गए, टीचर्स हो गए। टीचर्स को क्या आता है भाई, स्टूडेंट से ज्यादा ज्ञान है, वो टीचर्स हो गए। माता पिता हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए जो हमें सिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास सहपाठी हो गए जिसको हम बोलते हैं पीयर्स, पीयर्स हो गए। या फिर कोई भी डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर्स हो गया, मोबाइल हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर हैं जिसकी सहायता से बच्चा सीखता है। जो भी शिक्षार्थी है वो मोर नॉलेजेबल यानी कि अपने से उच्च ज्ञान वाले लोगों के साथ में बच्चा जो है लर्निंग करता है। अब ये सारी चीजों को डायग्राम के थ्रू आप ये देखोगे कि ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पॉइंट आउट कर रहा है कि एक तरफ हमारे पास टीचर हो गए, दूसरी तरफ हमारे पास पेरेंट्स हो गए, तीसरी तरफ हमारे पास पीयर्स हो गए, कुछ डिजिटल उपकरण हो गए। तो ये क्या है, ये एक समाज के पार्ट हैं, ये नहीं कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। इसी थ्योरी को क्या बोला है वाइगोस्की ने, सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कल्चर थ्योरी। अब कल्चर क्यों जोड़ा है, कल्चर जो भी हमारे माता पिता हमें विरासत में ज्ञान देते हैं, जैसे जो संस्कृति है हमारी, जो संस्कृति, जैसे हम जो कोई भी फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो क्या है, हमारी एक संस्कृति का एक पार्ट है, हिस्सा है। वो हमें कौन सिखाता है, हमारे माता पिता सिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा MKO क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है भाई सोशल कल्चरल थ्योरी को ही डिफाइन कर रहा है। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो, एनीवन विद ए हायर एबिलिटी, जिस कोई भी जिसके अंदर आपसे ज्यादा क्षमता है और आपसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए, विशिष्ट कार्य को करने के लिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके ओल्डर पीयर्स हो, या आपके एल्डर सिबलिंग्स हो, या फिर आपके क्लासमेट्स हो, या कोई भी डिजिटल टूल, तो वो क्या है, आपसे ज्यादा उनके पास क्या है, समझ है, आपसे ज्यादा उनके पास समझ है, एबिलिटी यानी कि काबिलियत है किसी भी एक, किसी भी एक विशिष्ट, किसी भी एक विशिष्ट कार्य को करने की। क्लियर हो गई बात। तो ये सब क्या कहलाते हैं, MKO कहलाएंगे आपको। और MKO किस चीज पर डिपेंड करता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क पर, नॉट जस्ट एज। हमेशा ध्यान देना, जो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, किसी भी एक स्पेशल कार्य पर डिपेंड करेंगे, ना ही कि एज पर डिपेंड करेंगे। क्लियर हो गई बात। आयु पर डिपेंड नहीं करेंगे ये लोग, किसी एक स्पेसिफिक टास्क यानी कि कोई भी एक विशिष्ट कार्य जो आपसे बेहतर कोई भी कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, MKO कहलाएगा। हो सकता है किसी भी एक, सपोज गेमिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर गेमिंग में किसी बच्चे की समझ मेरे से ज्यादा है,
तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, MKO हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे से बड़ा होगा वही MKO होगा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे से छोटा भी हो सकता है लेकिन उसकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए, तब वो भी MKO कहलाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ZPD हमने क्लियर कर लिया, यहाँ पर हमने MKO क्लियर कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी सहायता होती है। स्कैप फोल्डिंग आता है हमारे पास तीसरा टर्म, इसको हिंदी में भी स्कैप फोल्डिंग ही बोला जाता है। नई अवधारणाएं सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। अब यहां पर ध्यान दो, कैसी सहायता, टेम्परेरी, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम बोलते हैं, यानी कि अस्थायी सहायता। ये सहायता कभी भी हटाई जा सकती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अस्थायी, परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए जब भी आपको अस्थायी सहायता मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। ZPD के भीतर कार्य पूरा करने में मदद, जैसे मैंने आपको बताया था जो येलो वाला क्षेत्र था उसमें जो टीचर्स हैं वो हमारे क्या है भाई, वो मोर नॉलेजेबल अदर तो हैं, दूसरे जो हमें सहायता कर रहे हैं। किस चीज में सहायता कर रहे हैं, किसी भी एक टास्क को या किसी भी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। अब वो टास्क जब हम कंप्लीट करने लग जाते हैं तो टीचर्स जो है अपनी हेल्प को, टीचर अपनी हेल्प को हटा लेते हैं। अब हम उस टास्क को खुद ही कर सकते हैं, सेल्फ में कर सकते हैं, तो टीचर्स इसलिए क्या कहलाएंगे, स्कैप फोल्डिंग। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को ऊपर की तरफ चढ़ना है, किसकी हेल्प से, स्टेयर्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये कौन है, MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी हो सकता है जो इस सीढ़ी पर चढ़ना स्टूडेंट से अच्छा जानता है। तो ये क्या कर रहा है, MKO शिक्षार्थी को हेल्प कर रहा है, स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है। अब ये हेल्प क्या है, स्टार्टिंग में रहेगी, बाद में स्टूडेंट अपने आप जो है धीरे धीरे चढ़ना सीख जाएगा, तो ये हेल्प हटा ली जाएगी। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्कैप फोल्डिंग बोल रहे हैं, कि स्टार्टिंग में आपने बच्चे को हेल्प करी बीच बीच में चढ़ने के लिए, फिर बच्चा स्वतः ही किसी भी सीढ़ी पर चढ़ना सीख गया, तो वो स्कैप फोल्डिंग को हटा लिया गया। देखो परमानेंट तो तब होती है ना जब हमेशा बच्चा जो है एक सीढ़ी के माध्यम से चढ़ रहा है, जैसे धीरे धीरे हटाना, फेडिंग, इसी को मैं बोल रहा, जैसे जैसे शिक्षार्थी किसी भी कार्य में कुशल होता जाता है सहायता को धीरे धीरे हटा दिया जाता है, इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्कैप फोल्डिंग क्या है। यहां पर भी देख लो भाई, टेम्पोररी सपोर्ट जो हेल्प करता है स्टूडेंट को किसी भी नए कॉन्सेप्ट को सीखने में, किसके अंदर, ZPD के अंदर। भाई ZPD में ही मैंने बताया था, जो येलो सर्कल वाला पार्ट है, एक ग्रीन पार्ट है ये वाला, और एक ये वाला पार्ट क्या था, येलो, जिसमें कौन है, MKO है, MKO। अब ये जो MKO कौन हो सकता है, टीचर हो सकता है। तो टीचर भी हमारी एक एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हेल्प करते हैं ना, उसके बाद हम चीज़ें सीखने लगते हैं, लर्निंग हमारी होने लगती है, तो टीचर अपना सपोर्ट हटा लेता है, फिर क्या करता है टीचर, डायरेक्ट जो है आपका असेसमेंट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है आपको चीज़ें आ गई हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो स्केच नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है कि कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ये रहा स्टूडेंट, ये हमारे पास कौन है, स्टूडेंट है। ठीक है, ये हमारा कोई एक नया कॉन्सेप्ट है, और ये कौन है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए MKO कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर MKO क्या कर रहा है, स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है, और इसी हेल्प को हम क्या बोल रहे हैं, स्कैप फोल्डिंग बोल रहे हैं। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब धीरे धीरे ये न्यू कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो ये जो MKO है इसने अपनी हेल्प देनी बंद कर दी है, फेड हो गया, यानी कि दूर हो गए। पहले ये सपोर्ट कर रहा था, देखो अब ये यहां पर दूर खड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि आपको नया कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है और ये हेल्प हटा ली गई है, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। तो स्कैप फोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। अगर हो सकता है दोबारा से अगर बच्चे को जरूरत पड़े तो ये MKO फिर से हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें कंप्लीटली आ जाएंगी। कोई डाउट होगा तो ये MKO आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज ये परमानेंट हट जाएगा। तो स्कैप फोल्डिंग क्या है, ऐसी टेम्परेरी सपोर्ट होती है जो आपको हेल्प करती है किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट या किसी भी न्यू चीज़ को सीखने के लिए। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई भाई बात, कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसा लग रहा है। अब देखो अब पूरी सारी चीज़ें हम समझते हैं तीनों चीज़ों को मिला के। ठीक है, तीनों चीजें क्या क्या है, MKO भी शामिल हो गया, कि यह एक साथ कैसे काम करता है, क्या एक साथ काम करता है, यानी कि जो ZPD होता है हमारा, हमने क्या देखा, ZPD देखा, और हमने मोर नॉलेजेबल अदर देखा, और तीसरा हमारे पास क्या, स्कैप फोल्डिंग। अब ये सारी चीजें तीनों एक साथ कैसे काम करती हैं, अब यहां पर ध्यान दो। देखो ये शिक्षार्थी हैं,
ये खड़ा हुआ है। ए हमारा कौन है? शिक्षार्थी है। बी हमारा कौन है? शिक्षक हो सकता है, साथी हो सकता है, जिसको हमने क्या बताया? एमकेओ बताया है। अब ये सीडी क्या है भाई? हमारे पास यहाँ पर अस्थायी सहायता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्कैफोल्डिंग। करना क्या है? शिक्षार्थी को इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट से कहाँ जाना है? डी पॉइंट पर जाना है। ये आपका क्या टारगेट है? लक्ष्य है। तो एमकेओ क्या कर रहा है? आपको ये ब्रिज बनाने में सहायता कर रहा है, ब्रिज बनाने में सहायता कर रहा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अस्थायी सहायता बोली जा रही है। किसके द्वारा की दी जा रही है? एमकेओ के द्वारा दी जा रही है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? जेडपीडी बोलते हैं, संभाव्य विकास का क्षेत्र। एमकेओ स्कैप फोल्डिंग क्या है? पुल का उपयोग करके शिक्षार्थी को जेडपीडी यानी कि खाई पार करने में मदद करता है। अब जेडपीडीओ क्या है? ये जो आपका डिस्टेंस देख रहे हो ना, यहां से यहां तक ये जो खाई देख रहे हो, ये क्या है? सीखने का यानी कि संभाव्य विकास का क्षेत्र है। अब इसमें बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, इसको किसकी चीज की जरूरत है? एमकेओ की जरूरत है। एमकेओ ने क्या किया? मिलकर एक ब्रिज का निर्माण किया, और यही सीखने का संभाव्य क्षेत्र था, जिससे कि बच्चा अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया। तो तीनों टर्म क्लियर हो गई। जेडपीडी क्या हो गया? एमकेओ क्लियर हो गया। और स्कैफोल्डिंग क्या हो गया? टेम्परेरी आपकी हेल्प, जो किसके द्वारा की गई है? एमकेओ के द्वारा की गई है। तो जिसमें आपका एमकेओ शिक्षक भी हो सकता है, साथी भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सांस्कृतिक उपकरण। कौन कौन से ऐसे सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कल्चरल कौन कौन से उपकरण यानी कि टूल्स हैं जिसकी हेल्प से बच्चा जो है सीख सकता है? देखो, ये उपकरण जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पास होते हैं, और उच्च मानसिक कार्यों के लिए क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उच्च मानसिक कार्य, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप बोल सकते हैं, हायर ऑर्डर स्किल्स या मेंटल एबिलिटीज। क्लियर हो गई? जैसे कि भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा जोर दिया है पियाजे ने, और सिंबल्स का इस्तेमाल करके, लैंग्वेज और सिंबल्स एंड प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सांस्कृतिक उपकरण है, कल्चरल टूल्स हैं। जैसे भाषा हो गया, ठीक है, कुछ सिंबल्स हो गए यानी कि कुछ प्रतीकों के माध्यम से, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इन सांस्कृतिक उपकरण का इस्तेमाल करके हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। बात आती है अब नेक्स्ट, भाषा और विचार की बात आती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है बार बार। अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। भाषा का मतलब क्या है यहाँ पर? लैंग्वेज। विचार का मतलब क्या है? थॉट। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब इसमें पियाजे भी इस चीज को समझाते हैं, और वाइगॉस्की भी समझाते हैं। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि पियाजे भाषा और विचार के बारे में क्या कहते हैं, वाइगॉस्की विचार और भाषा के बारे में क्या बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो, कल्चरल टूल मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। कल्चरल टूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल यानी कि लैंग्वेज, भाषा, आपका सिंबल्स और राइटिंग्स, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी होगी। तो ये सारे के सारे आपके कल्चरल टूल कहलाते हैं। ठीक। अब बात करते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पर। लैंग्वेज एंड थॉट क्या है भाई? भाषा और विचार क्या है? भाषा और विचार जो है स्टार्टिंग में क्या होता है? बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते हैं भाषा, देखो थॉट हमारी अलग है और लैंग्वेज, भाषा हमारी अलग है। फिर जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है, तो क्या होता है? थॉट्स और लैंग्वेज जो है कंबाइन होते रहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन यानी कि मिलकर भाषा और विचार दोनों मिलकर डेवलपमेंट करते हैं। स्टार्टिंग में दोनों चीज़ें अलग होती हैं, और जब जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती हैं डेवलपमेंट की, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं भाषा और विचार क्या है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे विचार और भाषा प्रारंभ में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और फिर एकीकृत हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज में जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, और विचार होते हैं। विचार क्या होते हैं? जो आपके मस्तिष्क में आते हैं। भाषा क्या होते हैं? जिसके माध्यम से आप उन विचारों को व्यक्त कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग होते हैं। बाद में क्या होते हैं? जैसे अभी मैं हूं कि मेरे माइंड में जो भाषा और विचार को लेकर जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उसको मैं फटाफट भाषा अपनी लैंग्वेज के माध्यम से आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ठीक है। लेकिन जब हम छोटी स्टेजेस में होते हैं, छोटी एज ग्रुप में होते हैं, तो हम भाषा यानी कि सामान्य एक भाषा हो गई और एक विचार, तो दोनों को हम अलग अलग करते हैं। कि पहले हम सोच रहे हैं बहुत देर तक, ठीक है, और फिर बोल कुछ और रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो, यहां पर भी तीन तरीके की भाषाएं होती हैं, तीन तरीके के स्पीच होते हैं। ठीक है। जैसे पहले एक हो गई सोशल भाषण हो गया हमारे पास, एक हो गई प्राइवेट भाषण हो गया, और दूसरा हो गया एक इंटरनल
भाषा हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश में एक बार देख लो, हिंदी में भी समझा दूंगा। तीन चीज़ों के साथ में क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। नहीं मेंशन किया गया है, अभी देखो ऊपर पता चल जाएगा। अभी हमने एक टॉपिक मिस किया था, ये रहा, इवोल्यूशन ऑफ स्पीच, यानी कि कैसे हमारी स्पीच भाषा डेवलप होती है। पहली स्पीच होती है हमारी सोशल स्पीच, ध्यान दो। दूसरी स्पीच होती है हमारी प्राइवेट स्पीच, और तीसरी स्पीच होती है इंटरनलाइज्ड स्पीच। यही मैं समझा रहा था। देखो सोशल स्पीच क्या होता है, जब हम किसी दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी सामाजिक सामाजिक भाषा कहलाती है। ध्यान देना, अभी हिंदी में भी रिपीट करा दूंगा, सामाजिक भाषा कहलाती है जब हम सोसाइटी में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, तो ये कैसी स्पीच हो गई, सोशल हो गई। अब प्राइवेट स्पीच, सपोज एक बच्चा खेल रहा है ना, अकेला खेल रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपने मन में बोल रहा है। किसको बोला, हो सकता है इन टॉयज से बात कर रहा हो, है ना, या अपने मन में बात कर रहा हो, यानी कि अपने मन, अपने सेल्फ, अकेला ही बात कर रहा है, सेल्फ टॉक हो रही है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसे क्या क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। कि उसे ये पजल को सॉल्व करना है, तो वो खुद ही सोच रहा है कि मैं ए बॉक्स को कहाँ रखूं, बी को कहाँ रखूं। तो ये सारी भाषा क्या होगी, प्राइवेट स्पीच। अब आता है थर्ड, इंटरनलाइज स्पीच, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट सेल्फ रेगुलेशन एंड थॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम स्वतः ही बैठे बैठे सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए यार मुझे यू टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो ये आपके माइंड में चल रहा है अंदर ही अंदर, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, इंटरनलाइज स्पीच हो जाती है। जब हम किसी कार्य को करते हुए बोलते हैं तो वो प्राइवेट स्पीच हो जाती है, अकेले। और जब हम अपनी भाषा को स्वतः ही दूसरों को अपने विचारों के माध्यम से बताते हैं, दूसरों को विचार अपनी भाषा के माध्यम से बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सोशल स्पीच हो जाती है। आई होप क्लियर हो गई होंगी तीनों स्पीच। यहां पर भी यही बताया गया है। सामाजिक भाषा, दूसरों के साथ जब हम संचार करेंगे, जैसे ये बच्चा है, ये सामाजिक भाषा क्या कर रहा है, पहला स्टेप क्या है इसका, स्टेप वन क्या है, जिसमें समाज के साथ अंतःक्रिया कर रहा है, तो वो क्या कहला, कैसी भाषा कहलाएगी, सामाजिक भाषा। अब ये स्टेप नंबर 2 पर पहुंच गया है। यहाँ क्या हो रहा है, निजी भाषा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट, जो मैंने अभी बताया आपको, प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच में क्या है कि स्वतः ही अपने आप ही कुछ ना कुछ ये वार्तालाप कर रहा है, आत्मवार्ता, जो सोचने और समस्या को सुलझाने में मदद करती है। तीसरी जो स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है, इसको हम आंतरिक भाषा कहते हैं। आत्म नियमन और विचार के लिए जब हम मौन विचार करते हैं, मौन विचार का मतलब आपके अंदर ही अंदर, मस्तिष्क में, आपके मन में जो भाषा चल रही होती है, जो विचार चल रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक भाषा बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब शिक्षा के लिए क्या प्रभाव डालती हैं ये सारी चीजें, देखो कक्षा में सक्रिय, जो वाइगॉस्की की थ्योरी है, उसके उसको पूछा जा रहा है कि ये शिक्षा में क्या प्रभाव डालेगी आप पर। सक्रिय सीखना, ये बोलते हैं भाई छात्रों की सक्रियता, ये सक्रिय भागिता, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, कि बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव, जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब मिलकर, मिलजुल कर सीखना चाहिए, मिलजुल कर लर्निंग करनी चाहिए, समूह कार्य बच्चे को करने चाहिए, और चर्चाओं का प्रोत्साहन करना चाहिए। तीसरा आता है शिक्षक की भूमिका, कि केवल ज्ञान का ट्रांसमीटर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो टीचर है केवल आपको ज्ञान ही ज्ञान देगा, नॉलेज ही नॉलेज देगा, ऐसा नहीं है। आपका क्या करता है भाई, मार्गदर्शक के रूप में भी टीचर जो है कार्य करता है, आपको सही गलत बताता है, आपको क्या आगे करना चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे कैसे आपको मोटिवेट करना है, वो सारी चीजें आपको कौन बताता है, टीचर का एक रोल हो जाता है। क्लियर होगी बात। अब ध्यान देने वाली बातें, क्या क्या आलोचनाएं हैं जो वाइगॉस्की की हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान देना कि वाइगॉस्की की थ्योरी की क्या क्या आलोचनाएं हैं। व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा, पहली चीज, वाइगॉस्की ने व्यक्तिगत विकास की क्या करी है, उपेक्षा करी है, यानी कि व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि सामाजिक अंत्यक्रिया पर अत्यधिक जोर दिया है, व्यक्तिगत संज्ञानात्मक विकास को कम इन्होंने बोला गया है। अब यहीं पर अगर हम प्याजे की बात कर लें, तो प्याजे कहते हैं कि बच्चा स्वतः सीखता है, अपना डेवलपमेंट करता है, यानी कि ये संज्ञान के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं प्याजे। ठीक है। और
वाइगॉस्की किसके ऊपर जोर देते हैं? सामाजिक अंत्यक्रिया, यानी कि समाज के माध्यम से बच्चे को समाज में छोड़ दो, बच्चे का डेवलपमेंट होता रहेगा। ये कौन बोलते हैं? वाइगॉस्की बोलते हैं। इन्होंने व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा करी है। दूसरा, व्यवहारिक कठिनाई, विभिन्न सीखने की जरूरत वाली बड़ी कक्षाओं में जेडपीडी और स्कैप फोल्डिंग का अनुप्रयोग बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है जो इन्होंने स्कैप फोल्डिंग वाली थ्योरी दी है, वो स्कैप फोल्डिंग वाली थ्योरी जो है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है, कि कई जगह इसको प्रैक्टिकल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये दो आलोचनाएं हैं वाइगॉस्की की थ्योरी की। अब हम देख लेते हैं वाइगॉस्की की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी में क्या क्या मुख्य डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। वाइगॉस्की क्या बोलते हैं भाई? समाज और संस्कृति पर जोर दिया है, क्लियर हो गई बात। पियाजे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया है, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। ये व्यक्तिगत विकास पर बल दे रहे हैं। सीखना कैसे हो रहा है इनके वाइगॉस्की के अनुसार? जो लर्निंग है, ध्यान देना यहां पर, जो लर्निंग है वो किसके माध्यम से हो रही है? डेवलपमेंट के माध्यम से हो रही है, विकास के माध्यम से हो रही है। अब पियाजे क्या बोलते हैं? जो लर्निंग, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, डेवलपमेंट से लर्निंग हो रही है। तो यानी कि उल्टा हो गया, दोनों का यहां पर कहना बिल्कुल अपोजिट हो गया। फिर से समझते हैं वाइगॉस्की क्या बोलते हैं? जो भी लर्निंग होगी बच्चे के अंदर, वो डेवलपमेंट के माध्यम से होगी। जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये पियाजे बोलते हैं। अब जो, सॉरी, वाइगॉस्की बोलते हैं। पियाजे क्या बोलते हैं? कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप करेगा तब लर्निंग होगी। ये क्या बोल रहे हैं? लर्निंग तब होगी, पहले लर्निंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट होगा। ये क्या बोल रहे हैं? पहले बच्चा डेवलप करेगा उसके बाद बच्चा सीखेगा। तो दोनों चीजों में डिफरेंस हो गया। तीसरी बात जो वाइगॉस्की ने बोली है, सहयोगात्मक, यानी कि मिलकर सीखना, समूह चर्चा में सीखना, तो पीयर ग्रुप के साथ सीखना, सहयोगात्मक सीखने पर बल देते हैं वाइगॉस्की। और पियाजे किस पर देते हैं? डिस्कवरी अप्रोच पर। डिस्कवरी अप्रोच यानी कि खोज प्रक्रिया पर या खोज लर्निंग पर, एक्टिव एक्टिव लर्निंग पर, खोज पर, ये ज़्यादा बल देते हैं पियाजे। तो 3 मुख्य यहाँ पर डिफरेंस है जो हमेशा आपको याद रखने, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम इसको रिवाइज कर लें पूरी इस थ्योरी को। तो यहाँ देखो भाई, जेडपीडी क्या बोल रहा है? जेडपीडी संभाव्य विकास का क्षेत्र, बिना मदद और मदद के साथ सीखने के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहला रहा है? आपका जेडपीडी। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक टेम्परेरी मदद है। एमकेओ जो आपसे ज्यादा जानकारी वाले लोग हैं उनके द्वारा दी जाने वाली अस्थायी जो भी हेल्प है वो स्कैफोल्डिंग है। एमकेओ क्या है? जो आपसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, उच्च क्षमता या समझ वाले व्यक्ति या फिर उपकरण भी हो सकते हैं। निजी भाषा क्या होती है? समस्या सुलझाने के लिए खुद से बातचीत करना, निजी भाषा, इसको प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। सांस्कृतिक उपकरण क्या होते हैं? भाषा, प्रतीक और जो है कि टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? सांस्कृतिक उपकरण कहलाती हैं। तो ये था भाई वाइगॉस्की की थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं वाइगॉस्की की थ्योरी में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो वाइगॉस्की की थ्योरी के साथ में। तो देखो वाइगॉस्की की थ्योरी को एक बार और हम जो डिफरेंस है पियाजे के साथ में वो और देख लो कि वाइगॉस्की किस चीज पर फोकस करते हैं? सोसाइटी पर और कल्चर पर, समाज पर और संस्कृति पर वाइगॉस्की बल देते हैं। पियाजे स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि बच्चे को बताते हैं कि जो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है बच्चे का, जो स्टेजेस हैं, जो चरण हैं, उस पर जोर देते हैं पियाजे। इनका कोर फैक्टर क्या है? जो मुख्य बिल्कुल ड्राइविंग फैक्टर है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक सीखने पर कौन बल देते हैं? वाइगॉस्की। पियाजे डिस्कवरी लर्निंग, जैसे अभी हमने देखा, खोज विधि के द्वारा लर्निंग यानी कि अधिगम पर, खोज विधि द्वारा अधिगम पर जोर देते हैं। अब लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि सीखने से ही बच्चे का विकास होगा, ये कौन बोलते हैं? ध्यान देना कि पहले लर्निंग करो, पहले सीखो, सीखते रहोगे तो आपका विकास होता रहेगा। वाइगॉस्की ऐसा कहते हैं। डेवलपमेंट यानी कि विकास विकास प्रोसीड लर्निंग, यानी कि ये बोल रहे हैं विकास होगा बच्चे का, बच्चों में बढ़ोतरी होगी, उसकी आयु बढ़ेगी तो उसकी लर्निंग भी बढ़ेगी। यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड, डेवलपमेंट क्या करता है? अधिगम करता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अधिगम ही बच्चे का डेवलपमेंट करेगा। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हमेशा याद रखना। दोनों के दोनों वाइगॉस्की पियाजे एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधाभासी हैं। डेवलपमेंट किस चीज में? लर्निंग में। हमेशा ध्यान रखो किस चीज में? लर्निंग में और डेवलपमेंट में। ठीक है, अब देखो कैसे आप डिफरेंस क्लियर कर सकते हो। वाइगॉस्की कहते हैं लर्निंग, समाज में है बच्चा, देखो यहां पर ध्यान देखो, समाज में है बच्चा, लर्न कर रहा है और डेवलप कर रहा है। और पियाजे के अनुसार क्या है? स्वतः ही
इंडिविजुअल है बच्चा तो क्या करेगा, पहले डेवलपमेंट होगा उसका। जैसे जन्म से 2 साल का बच्चा हुआ तो क्या हुआ, उसमें सीखना स्टार्ट हो गया, उसकी लर्निंग शुरू हो गई है। तो ये हो गई बात पियाजे की और वाइगॉस्की की। एक और चीज़ हम देख लेते हैं जिससे पूरा कंक्लूड कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को, और इसके बाद आई थिंक कोई भी चीज़ आपकी वाइगॉस्की और पियाजे में नहीं रह जाएगी। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो वाइगॉस्की की थ्योरी क्या है, सोशल कल्चर थ्योरी है। क्लियर हो गई बात। समाज और संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसमें कल्चरल टूल क्या क्या आ जाते हैं, भाषा इसमें कल्चरल टूल है, हमेशा ध्यान रखना। जिसमें भाषा हो गई, भाषा में कौन कौन सी भाषा हो गई, सोशल यानी कि सामाजिक, प्राइवेट यानी कि निजी भाषा, इंटरनलाइज यानी कि आंतरिक भाषा। ये हो गई आपकी 3 चीज़ें। इसके बाद आपके पास आते हैं सोशल कल्चर थ्योरी में MKO आते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। कौन कौन से हो सकते हैं, आपके पीयर्स हो सकते हैं, कुछ टूल्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसको इस MKO क्या प्रोवाइड करते हैं, स्कैप फोल्डिंग टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो धीरे धीरे हटा लिया जाता है, अस्थायी सपोर्ट जो धीरे धीरे हटा लिया जाता है बच्चे की जब लर्निंग हो जाती है तो। उसके बाद आता है आपका ZPDO, जो आपके एक बच्चे की जो करंट लिमिट होती है सीखने की, और जो दूसरा उसके अंदर जो क्षमता होती है जहाँ तक वो सीख सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका ZPD कहलाता है। तो ये सारे के सारे आपके नोट्स हो गए हैं। आई होप इस माध्यम से आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में यूटेट के लिए वो मैंने यहाँ पर कवर कर ली वाइगॉस्की की थ्योरी से। ध्यान देना, वाइगॉस्की की थ्योरी प्लस इसी के साथ मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया पियाजे और वाइगॉस्की की थ्योरी क्या होती है। और ये दोनों CDP पेपर 1, ध्यान देना पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन था। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। मिलेंगे आपसे एक और थ्योरी चैप्टर के साथ में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करके कमेंट जरूर लीव कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।